हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का 8वां अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में आज भी 2/3 आबादी जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 2011 का जो जनगणना वाला आंकड़ा है वो हमें ये बताता है कि तकरीबन 69% आबादी जो है ग्रामीण है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के क्या क्या इनकम सोर्स हैं, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं, क्या उनके जो आजीविका के साधन हैं उनके लिए पर्याप्त हैं या नहीं है, ये सब जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज का जो अध्याय है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं उससे संबंधित है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और मैंने इसका मतलब भी आपको बताया था। कृषि प्रधान का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर आज भी 50% या उससे अधिक आबादी जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी के कार्यों पर डिपेंड करती है। इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। गांव की अगर हम बात करें तो गांव में लोगों की आजीविका का जो मुख्य साधन है वो खेती है। खेती के अलावा भी गांव के लोग कई तरह के अन्य काम करते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, घड़े, ईंटें पाथना, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सब काम भी करते हैं। कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से खेती बाड़ी पर डिपेंड रहते हैं, यानी खेती बाड़ी के काम से ही उनको आजीविका की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ छोटे मोटे किसान होते हैं, कुछ खेतिहर मजदूर होते हैं जो पूरी तरह से खेती बाड़ी पर ही डिपेंड करते हैं। खेती में देखिए, खेती में कई प्रकार के काम शामिल हैं, जैसे खेत को तैयार करना, खेत की जोताई वगैरह करना, खेत को समतल बनाना, तो खेत तैयार करना, रोपाई। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी पौध रोपी जाती है, जैसे कि धान का पौधा है। बुवाई का मतलब आप लोग जानते हैं, बीज वगैरह बोना। निराई का मतलब जब फसल बड़ी हो जाती है तो फसल के बीच में जो खरपतवार जमाती है उसको हटाने का काम, उसको निराई बोलते हैं। और जब फसल पक जाती है तो काटने का काम कटाई कहलाता है। तो ये कुछ काम होते हैं खेती में जिनको करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ लोग खेती बाड़ी के कामों में लगकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसके अलावा गाँव में कुछ लोग जो है अपनी सेवाएँ भी देते हैं, जैसे कि नर्स, शिक्षक, धोबी के रूप में, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले या लोहार के रूप में गांव में कुछ लोग अपनी इस तरह सेवाएं भी देते हैं। गांव में कुछ छोटे दुकानदार और कुछ व्यापारी भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में चाय, सब्जी, कपड़े या खाद बीज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो गांव के लोगों से अनाज वगैरह खरीदते हैं और उसको इकट्ठा करके ट्रक वगैरह के माध्यम से शहर के बड़े बाजारों में, बड़ी मंडियों में ले जाकर बेचते हैं। तो आपको छोटे मोटे व्यापारी भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के गाँव में चाय की दुकानों पर टिफ़िन की भी सुविधा मिलती है। देखिए, टिफ़िन का मतलब यहाँ पर है किसी दुकान पर खाने पीने का हल्का फुल्का सामान। जैसे यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते में आपको इडली, डोसा, उत्पम, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो गांव हैं, यहाँ पर जो चाय की दुकानें होती हैं उनमें टिफ़िन सर्विस भी चलती है। यहाँ पर तमिलनाडु का एक गाँव है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो तमिलनाडु का जो कलपट्टू गाँव है ये समुद्र तट के पास में है और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, यहाँ की जो सिंचाई वाली ज़मीन है इस पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है, यानी यहाँ की मुख्य फसल धान है। इसके अलावा यहाँ पर आम और नारियल के भी काफ़ी ज़्यादा बाग हैं और यहाँ के किसान कपास, गन्ना और केला को भी उगाते हैं। यहाँ के जो अधिकतर परिवार हैं वो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि गाँव के लोग खेती बाड़ी पर ही डिपेंड होते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य काम भी करते हैं। देखिए, गाँव के लोग जो हैं आसपास के जंगलों से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको भी इकट्ठा करके लाते हैं। आपने देखा होगा कि कई गांव की महिलाएं या लड़कियां जो हैं जंगलों में जाती हैं, जंगलों से जो जलावन लकड़ी है, यानी जिससे चूल्हा जलता है, वो लकड़ी बीन कर लाती हैं, सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हैं। उससे उनके यहाँ सुबह शाम का खाना बन पाता है। तो कुछ महिलाएं ये भी काम भी करती हैं, कुछ लोग ये काम भी करते हैं। इसके अलावा जंगलों से मिलने वाले उत्पाद हैं, जैसे कि शहद है, महुआ वगैरह है, तेंदुपत्ता वगैरह, इनको इकट्ठा करके लाते हैं। औषधि पौधे होते हैं, उनसे कुछ औषधियाँ मिलती हैं, इनको इकट्ठा कर लाते हैं और स्थानीय बाजार में इनको जाकर बेचते हैं। तो इससे छोटी मोटी आमदनी हो जाती है, तो ये काम भी करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके मध्य भारत के कुछ गाँव बताए गए हैं, खास करके जो आदिवासी रीजन्स हैं, आदिवासी इलाकों के गाँव बताए गए हैं। तो आदिवासी जो रीजन है, यानी मध्य भारत वाला जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला, तो कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही जो है आजीविका के मेन सोर्स हैं। जैसे कि महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और बाद में ना शहर जाकर या स्थानीय बाजारों में व्यापारियों को बेच देना, इनसे यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको अतिरिक्त आय होती है।
इसी तरह आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग पशुओं को भी पालते हैं, तो पशुओं का दूध जो है शहर में बेचकर या सहकारी समिति पर दूध को बेचकर, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसी फर्में हैं या डेयरीज हैं जहां पर वो अपना दूध बेचते हैं, उन्हें उनसे अच्छी खासी आमदनी होती है। तो इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचकर भी ये लोग आजीविका कमाते हैं। भारत के जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं खेती बाड़ी के अलावा, क्योंकि समुद्र में मछलियाँ भी भरपूर मात्रा में मिलती हैं, तो यहाँ के लोग समुद्र तटीय इलाकों के लोग जो हैं ये मछली पकड़कर भी अपनी आजीविका चलाते हैं। साउथ इंडिया की यहाँ बात हो रही है, तमिलनाडु वगैरह, तो यहाँ पर जो मछुआरे हैं इनकी एक छोटी सी नाव होती है जिसको कैटामरैन बोलते हैं। तो इसके सहारे ये लोग समुद्र में अंदर तक जाते हैं और वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। तो मछुआरे जो होते हैं पूरा ग्रुप में बना के चलते हैं, यानी अकेले नहीं जाएंगे। इनकी जो कैटामैरन है, जो कि इनकी छोटी सी नाव है, उस पर 3-4 लोग होते हैं और 3-4 लोग मिलकर मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं और बाद में मछलियों का हिस्सा जो है डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर समुद्र, अगर आप यहाँ पर आप सोचें कि यहाँ पर इन्हें पूरे साल मछलियाँ मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। समुद्र में भी आप देखते हैं कि तूफान वगैरह आते रहते हैं, सुनामी आ गई, तूफान आ गए, उस समय इनका जो मछली पकड़ने का कार्य है ये रुका रहता है, बाधित रहता है। इसके अलावा मछलियों का जो ब्रीडिंग टाइम होता है, यानी कि प्रजनन समय होता है, उस दौरान भी ये लोग मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं। तो हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक ये समुद्र में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मछलियों का प्रजनन समय होता है। अगर प्रजनन के समय ये मछलियों को मार देंगे तो पूरे साल इन्हें बैठा रहना पड़ेगा, फिर मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तो 4 महीने के लिए ये लोग वेट करते हैं कि मछलियों का प्रजनन समय पूरा हो जाए, जिससे कि बच्चे पैदा करें, नए बच्चे पैदा करें, ताकि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें पकड़कर फिर से ये बाजार में बेच पाएंगे। तो इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था कि प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, उस समय भी इनका मछली पकड़ना बाधित हो जाता है। देखिए, गांव में आपने देखा कि यहाँ पर आजीविका के साधन तो कई सारे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं है। यानी ऐसा कोई आजीविका का साधन नहीं है जहाँ पर हमें प्रॉपर आमदनी मिले। खेती बाड़ी के काम में भी पूरे साल काम नहीं होता है, केवल मौसमी काम होता है। जैसे फसल की बुवाई का समय है उस समय काम है, फसल जब पक गई तब कटाई के समय काम होता है, बाद बाकी समय लोगों को खाली बैठना पड़ता है। ऐसे ही जो अन्य यहाँ पे क्रियाकलाप आप लोग देख रहे होंगे, इनमें भी कोई पूरा रेगुलर काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल के 12 महीने इन्हें लगकर आमदनी मिले, लगकर इनके पास पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर गाँव के लोगों के पास जो आजीविका के अवसर हैं वो समान नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें असमानता है। ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में जो हस्तशिल्प का काम करते हैं, इनके पास पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि जो खेती बाड़ी के काम में लगे मजदूर भी हैं, तो खेती बाड़ी का काम कैसा है, मौसमी काम है। कुछ महीने वहाँ पर भी 4-5 महीने मजदूरों को खाली बैठना पड़ता है, फ्री में बैठना पड़ता है। तो ऐसे ही अन्य काम भी हैं, जैसे मछली पकड़ने वालों का आपको पता ही है कि मानसून के दौरान 4 महीने के लिए ये लोग समुद्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय ब्रीडिंग टाइम होता है। तो यहाँ पर रेगुलर रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है गाँव की, कि यहाँ पर नियमित रोजगार नहीं है। सरकार ने कुछ स्कीमें भी चलाई हैं, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम है, उसके जरिए सरकार प्रयास कर रही है कि गांव के जो ग्रामीण मजदूर हैं, किसान हैं, उनको नियमित रोजगार मिले। फिर भी भारत के गांव जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और यहाँ पर आजीविका के साधन आज भी बहुत ज़्यादा सीमित हैं, क्योंकि ये लोग आज भी पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आधुनिक पद्धति को या आधुनिक जो जीवन शैली है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। यानी खेती वगैरह भी जो करते हैं उनमें भी आप लोग देखेंगे कि बहुत कम ही ऐसे किसान हैं जिन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके मुनाफा कमाया। ऐसे बहुत कम किसान हैं। अधिकांश जो किसान हैं हमारे छोटे गरीब किसान हैं और उनके पास इतना पैसा और संसाधन नहीं है कि वे आधुनिक पद्धति से खेती कर पाएँ और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँ। तो यहाँ पर हमने भूमि संसाधन के आधार पर जो भारतीय किसान हैं इनको 3 प्रकारों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके बड़े किसान। आमतौर पर जो किसान 10 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन रखता है उसको बड़े किसान वाली कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी किसान के पास अगर 10 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको बड़ा किसान माना जाता है। और भारत में जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि केवल 20% किसान जो हैं ये बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ये लोग इस तरह के किसान हैं कि गाँव की अधिकांश ज़मीन पर खेती ये लोग करते हैं। यानी गांव की जो आसपास की अधिकांश जमीन होती है वो इन्हीं के अंडर में होती है, उस पर ये खेती करते हैं। इस वजह से इनका उत्पादन भी अधिक होता है और ये फसल का बड़ा भाग बाजार में बेच पाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाते हैं। इनके पास जो है चूँकि बहुत ज़्यादा पैदावार भी हो रही है तो फसल मार्केट में बिक रही है, अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, तो ये पर्याप्त कृषि संसाधन खरीद पाते हैं। पशु, मशीनरी, पूंजी सब इनके पास है। यानी आधुनिक मशीनरी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह है, अन्य जो साधन उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समय से इनको खाद बीज भी मिल जाता है, तो इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा ये लोग खेतिहर मजदूरों
खेतिहर मजदूर का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे मजदूर जो खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं उनको खेतिहर मजदूर कहा जाता है। इसके अलावा ये खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों को अपने खेतों में मजदूरी के काम पर भी रखते हैं, उनको रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि यहाँ पर इनका जो रोजगार होता है मौसमी रोजगार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खेती बाड़ी के काम में नियमित रोजगार नहीं है, पूरे 12 महीने का रोजगार नहीं है, केवल 2 टाइम का रोजगार मिलता है। एक तो जब बुवाई होती है, फसल की बुवाई या रोपाई हो रही होती है तब मिलता है। इसके अलावा फसल कटाई के समय रोजगार मिलता है, बाद बाकी समय खाली बैठे रहना पड़ता है। देखिए, चूंकि बड़े किसानों के पास जमीन अच्छी खासी है, फसल की पैदावार अच्छी खासी हो रही है, मार्केट में इसको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी इन्हें मिल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, अन्य कामों में लगाते हैं। जैसे खेती के अलावा ये लोग दुकान खोल लेते हैं, किसी ने चावल मिल डाल दिया, किसी ने जो सूदखोरी का काम स्टार्ट कर दिया, ब्याज पे पैसा उठाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, उसको किराए पर देने लगा, या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ डालनी। तो ये कुछ काम, अन्य काम भी ये लोग करते हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चूंकि जब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो इनको बैंक आसानी से कर्ज वगैरह भी दे देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि ये लोग आराम से जो है लोन चुका देंगे, तो बैंक इन्हें जो है आसानी से कर्ज वगैरह दे देता है। देखिए, बड़े किसान जो है आसपास के छोटे किसानों से सस्ते दामों पर फसल खरीदकर उसे शहर के बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये लोग सूदखोरी का काम भी करते हैं। कुछ लोग इसमें इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि ब्याज का भी काम कर रहे हैं। तो जब ब्याज का काम करते हैं तो जिसको ब्याज पर रुपए देते हैं उसकी फसल ये औने पौने दाम में या कम दाम पे खरीद लेते हैं और बाजार में जाकर बड़े व्यापारियों को जो अच्छे खासे पैसों में बेचते हैं, तो इन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो इस वजह से इनकी स्थिति जो है दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। सबसे जो दयनीय दशा है वो छोटे किसानों की और खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की है। अब बात करते हैं छोटे किसानों की। देखिए, भारत में ऐसे किसान जिनके पास लगभग 1 या 2 एकड़ भूमि होती है उन्हें छोटे किसान कहा जाता है, और भारत के लगभग 80% किसान जो हैं वो छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। अब ये लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं, संसाधन भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, अत्याधुनिक उपकरण भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटी ज़मीन है, पैदावार भी ज़्यादा होती नहीं है, बचत भी ज़्यादा होती नहीं है। परिवार के जो लोग हैं उनकी सहायता से ये खेती बाड़ी करते हैं। तो ये अपनी भूमि पर होने वाला जो अधिकांश कृषि कार्य है वो खुद से और परिवार के जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी मदद से कराते हैं। इनके पास जो भी खेती बाड़ी के कार्य हैं उनको करने के लिए सीमित संसाधन हैं। तो सीमित संसाधनों की वजह से जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई जैसे कार्यों में मशीनरी का उपयोग बहुत कम होता है। यानी ये लोग अगर मशीनरी लगाते भी हैं तो उसके लिए भी इन्हें कर्ज वगैरह लेना पड़ता है। कम आय की वजह से, नहीं, इनकी इनकम कम है, इसी वजह से इन्हें बीज या कीटनाशक या खाद खरीदने के लिए अक्सर व्यापारियों से या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं कर्ज का कुचक्र इनका कैसा चलता रहता है। मान लीजिए इन्होंने कर्ज लेकर फसल बो दी, अब अचानक से कोई ऐसी आपदा आ गई, पानी बरस गया या फसल खराब हो गई, तो क्या हुआ, बेचारे ने कर्ज लेकर तो खेती स्टार्ट की थी, अब ऊपर से फसल भी खराब होगी, फसल बर्बाद होगी, तो कर्ज कैसे उतारेगा। तो आगे जाके इन्होंने अगले सीजन में फिर से कर्ज ले लिया, फिर इन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी, और उस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया। तो ऐसे में इन पे कर्ज बढ़ता जाता है, तो कर्ज के कुचक्र के तले ये दबते जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अधिकांश किसान भारत में आत्महत्या करते हैं। रीजन यही होता है कि उन पर जो कर्ज होता है लगातार बढ़ता जाता है, कर्ज को चुकाने का कोई उनके पास कोई ऐसा अर्निंग सोर्स मिल ही नहीं पाता है कि कर्ज को चुका पाएं। इसी वजह से किसान जो कर्ज के तले में दब के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो फसल का यहाँ पर एक हिस्सा परिवार की आवश्यकताओं में लगता है, और ये बहुत कम मात्रा में ही बाजार में बेच पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो खेती है वो बहुत कम है, इसलिए फसल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो होती है उससे इनकी खुद की ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। बहुत कम हिस्सा ही बाजार में बेच पाते हैं, और जब बहुत कम हिस्सा बाजार में बेचेंगे तो मुनाफा भी बहुत कम होगा। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, बुवाई और कटाई के समय जो एक दूसरे ये और जो अन्य किसान हैं इनके जैसे और जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी मदद कर देते हैं, उनके खेतों में जाके काम करते हैं, बदले में वो लोग भी इनके खेतों में आके काम करा देते हैं। अतिरिक्त आय के लिए ये लोग छोटे किसान जो है, कोई चावल मिल में काम करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई दैनिक मजदूरी जैसे काम करता है, कोई शहर में जाके थोड़े बहुत दिन काम कराता है। तो ये कुछ ऐसे काम भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार फसल खराब हो जाती, इन्होंने मान लीजिए कर्ज लेकर फसल बोई है, फसल खराब हो गई, तो ये कर्ज ही नहीं चुका पाते हैं, ऐसे में नया कर्ज लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का नया कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेते जाते हैं। ऐसे ही करके इनकी ज़रूरतें जो हैं, क्योंकि ज़रूरतें जो होती हैं वो उन्हें पूरा करना ही, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों की जो स्कूल भेजना है, अन्य जो ज़रूरतें हैं, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो इलाज भी कराना है, ऐसे कई प्रकार की समस्याएं घरों में होती हैं।
तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जब फसल मारी जाती है उस साल कह सकते हैं आपदाओं का इनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है, अन्य समस्याएं भी इन्हें घेर लेती हैं, तो ऐसे में ये और कर्ज लेते हैं, तो कर्ज के तले तले दबते जाते हैं। अंततः इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि ये लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं भूमिहीन किसान या खेतिहर मजदूर। देखिए, भूमिहीन किसान को कभी कभी खेतिहर मजदूर भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, नाम में बस थोड़ा बहुत अंतर है। भूमिहीन का मतलब है ऐसा किसान जिसके पास अपनी जमीन ही नहीं है, खेतिहर का मतलब जो खेती बाड़ी में काम करने वाला मजदूर। तो एक तरह से जो भूमिहीन किसान है वो खेतिहर मजदूर ही है। तो देखिए, भूमिहीन किसान वे लोग होते हैं जिनके पास खेती के लिए अपनी कोई जमीन नहीं होती है और ये दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाते हैं। इनको खेतिहर मजदूर भी कहते हैं। खेतिहर मजदूर का मतलब है खेती बाड़ी के काम से अपनी आजीविका कमाने वाला मजदूर, उसको खेतिहर मजदूर या भूमिहीन किसान भी कहते हैं। भारत के लगभग 40% ग्रामीण परिवार जो हैं खेतिहर मजदूर हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि भारत के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवार जो हैं खेतिहर मजदूर हैं, यानी लगभग प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार जो हैं आपके खेतिहर मजदूर कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। इनमें से कई परिवार तो पूरी तरह से भूमिहीन हैं, जबकि कुछ के पास बहुत ही छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं जिनमें मुश्किल से ये अपने खाने भर के लायक भी फसल नहीं कर पाते। सब्जी वगैरह उगा ली, कोई थोड़ा बहुत जो चारे वाली फसल वो उगा ली, तो उनसे इनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। इन्हें अन्य खेतों में ही काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। देखिए, जो भूमिहीन किसान या खेतिहर मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनकी महिलाएं पुरुष दोनों ही खेतों में काम करते हैं। दोनों ही जो है रोपाई, निराई, कटाई, सिंचाई, दवाई छिड़कना, इन जैसे कार्य करते हैं। इन्हें एक तो मजदूरी कम मिलती है और पूरे साल काम नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं कि खेती बाड़ी के काम में मौसमी बेरोजगारी रहती है। एक पर्टिकुलर मौसम में ही काम रहता है, बाद बाकी मौसम में बैठना पड़ता है, तो इनको मजदूरी भी कम मिलती है और प्रॉपर रोजगार भी नहीं मिलता है। यानी सरकार का जो मजदूरी मानक है उससे भी कम इन्हें गाँव में मजदूरी मिलती है। कई जगह स्थिति ऐसी होती है, कुछ दबंग लोग होते हैं वो इनसे बेगार भी करवा लेते हैं। बेगार का मतलब आप लोग जानते हैं, बिना मजदूरी के काम ले लेते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से भी ये लोग जूझ रहे हैं। आय अस्थिर होने की वजह से इनका जीवन गरीबी और आर्थिक असुरक्षा से भरा होता है। जीवन का इनका एक बड़ा हिस्सा बिना मजदूरी वाले कार्यों में जाता है, क्योंकि इनके पास इनकम का केवल मजदूरी वाला सोर्स है और पूरे साल तो खेतीबाड़ी में काम उपलब्ध नहीं होता है। तो इनके घरों की जो औरतें होती हैं, कई ऐसे कार्य भी करती हैं जिनसे इनका घर चलता है, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाना, पशुओं को चराना, घरों के लिए पानी लेकर आना। आपने देखा कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, तो दूर दराज के ट्यूबवेल से, सरकारी ट्यूबवेल से या कुओं से पानी भरकर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन घरों की महिलाएं ये काम भी करती हैं। तो इन कामों में इनका काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ चला जाता है। काम ना मिलने की वजह से ये मजदूर जो होते हैं दूसरे गाँव में या शहरों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। चूँकि इनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा डाउन है, तो सामाजिक रूप से भी इनको दर्जा इनका कमज़ोर होता है और इन्हें सबसे लोअर जो आर्थिक कैटेगरी, सबसे निचली जो आर्थिक श्रेणी है उसमें रखा जाता है, उसमें माना जाता है कि सबसे लोअर किस्म के लोग हैं। ऐसा समाज की एक सोच है। अब देखिए आगे यहाँ पर नागालैंड की जो सीढ़ीनुमा खेती है उसके बारे में चर्चा की गई है कि नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो नागालैंड का एक जिला है जिसका नाम है फेक जिला है। ठीक है, फेक का मतलब यहाँ, फेक का मतलब ये नहीं है गलत हो या मतलब नकली हो, नकली वाला फेक नहीं है, ये जिले का नाम है फेक, है ना। यहाँ पर ये मत सोच लेना कि फेक आईडी है, फेक आईडी वाला नकली की बात हो, नकली की बात नहीं हो रही, नाम है जिले का फेक। तो यहाँ पर नागालैंड में जिला है, फेक जिला है, और वहाँ पर एक गाँव है चिजामी गाँव। तो चिजामी गाँव में चखेसंग समुदाय निवास करता है और चखेसंग समुदाय के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे करके सीढ़ियाँ ऐसे जाती हैं ना ऊपर की तरफ। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पहाड़ी ढलान है वैसे, तो पहाड़ी ढाल पे सीधे खेती तो नहीं कर सकते हैं, सीधे खेती करेंगे तो पानी ऊपर लगाएंगे तो पानी बह के नीचे आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ बना देते हैं, सपाट करके प्लान बना के सीढ़ियाँ बनाते जाते हैं ताकि पानी का अवरोध ऊपर बना रहे और यहाँ पर ये फसल इन टुकड़ों में उगा सके। तो सीढ़ीनुमा खेती में पहाड़ी ढलानों को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट कर इन्हें सीढ़ी के रूप में बनाया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ये लोग ऊपर उठा देते हैं जिससे कि पानी यहाँ पे भरा रह पाए। और ये जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छे होते हैं, यानी इन सीढ़ीनुमा खेतों में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। और यह पद्धति जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान पर पानी भाव को कंट्रोल करती है और मिट्टी कटाव को रोकती है। यानी पहाड़ी जो आपकी हल्की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है और रीजन यही है सीढ़ीनुमा खेती करने का, क्योंकि ये पानी के भाव को कंट्रोल करती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है, इसलिए यहाँ पर खेती हो पाती है।
यहाँ पर जो चिजामी गांव के ये लोग हैं, चकेसंग समुदाय के लोग, इनकी खास बात ये है, इन सभी के पास अपने अपने खेत होते हैं, लेकिन ये लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं, यानी ये इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। करीब 6 से 8 लोगों के ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ के एक हिस्से पर जो खरपतवार है, घास वगैरह, इसको साफ करते हैं, उसको खेती लायक बनाते हैं। तो सब मिलजुल कर काम करते हैं। पूरा दिन का काम करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे शाम को इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं। और यह प्रक्रिया जो यहाँ पर कई दिन तक चलती है, जब तक कि पूरा क्षेत्र का कार्य पूरा ना हो जाए। यानी यहाँ पर जो खेती बाड़ी का कार्य है वो लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सामूहिक श्रम का भी उदाहरण है। यानी आज के समय में जिस समय परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई से दूर जा रहा है, उस समय ये बहुत बड़ी बात है कि गांव के लोग समूह बनाकर एक दूसरे के खेतों में काम करा रहे हैं, शाम को बैठ के भोजन भी कर रहे हैं, और पूरी व्यवस्था आज की सदी में भी चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका थी उसके बारे में अच्छे से जान लिया है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको सीरीज ये पसंद आई होगी, और सीरीज पसंद आई है तो सीरीज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो टेस्ट सीरीज है या अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।